नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पिछले 48 घंटों से तमिलनाडु की बहुत चर्चा हो रही है। सीएम विजय की वजह से नहीं, जो फैसले लिए जा रहे हैं उनकी वजह से नहीं। खबर मिल रही है कि किसानों का लोन माफ कर देंगे विजय, इस वजह से नहीं। चर्चा हो रही है अन्नामलाई की। कैसे वो बीजेपी छोड़ रही हैं, क्यों छोड़ रही हैं, क्यों नॉन पॉलिटिकल एक रैली निकाल रही हैं, क्या उनके दिमाग में वही सारी चीजें चल रही हैं कि मुझे भी विजय की तरह आगे बढ़ जाना चाहिए था। और सबसे दिलचस्प बात, रिश्तों को ऐसी जगह पर छोड़ना चाहिए। अक्सर ये बात कही जाती है कि रिश्तों को ऐसी जगह पर, अगर आपकी नहीं बन रही है या आपके वैचारिक मतभेद हैं, तो ऐसी जगह पर छोड़ देना बेहतर होता है कि कभी आप नजरें मिलाएं तो आपको शर्म ना आए, आपको कोई ऐसा गिल्टी ना हो कि मैंने उस वक्त ये किया था। अन्नामलाई ठीक उसी तरीके से कर रही हैं। आप इन्हें उनका राजनीति करने का तरीका भी कह सकते हैं, उनके संस्कारों को भी आप तवज्जो दे सकते हैं कि ये उनके संस्कार हो सकते हैं। बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बहुत ज्यादा मुखर होकर नकारात्मकता फैलाने के बजाय उन्होंने चुपचाप नितिन नबीन से मुलाकात की और उसके बाद उनके इस्तीफे की खबर आ गई। लेकिन इस्तीफा हो गया, सिर्फ इतनी खबर है या इसके पीछे कोई और गेम प्लान है? क्योंकि आपको याद रखना होगा कि बीजेपी में एक चाणक्य है जिसे अमित शाह कहा जाता है, और वो अन्नामलाई हो गए या कोई और नेता हो गए जो बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं, उनको ऐसे तो नहीं जाने दे सकते। इसीलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे कि पूरी कहानी कुछ और है क्या। जो हम देख रहे हैं, जिस चश्मे से हम देख रहे हैं, थोड़ा सा उतार कर रखिए, चश्मा बदलकर आज देखते हैं। पंकज प्रसून मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, हम 2-3 दिन से लगातार चर्चा कर रहे हैं। जिस वक्त हमने ये वीडियो अपलोड किया कि अन्नामलाई इस्तीफा दे सकते हैं, अगले आधे घंटे में उनका इस्तीफा हो गया। आज थोड़ा और विस्तार से समझना चाहूंगी, छोड़ी क्यों भाजपा और रिश्तों को ठीक ठाक करके क्यों छोड़ रहे हैं? कोई भी नेगेटिविटी नहीं, कुछ नहीं। नम्रता, जब आप इंट्रोडक्शन दे रही थी तो मैं देख रहा था कि देश के सारे मीडिया में वही चल रहा है जो आप बता रही थी, पर एनएमएफ न्यूज वैसा थोड़ी है जो बाकी सब पे दिखाएंगे। अब मैं दर्शकों से एक सवाल पूछता हूं कि आप जब से न्यूज देख रहे हैं, कोई आदमी 30 साल, 40 साल, 50 साल से देख रहा होगा, कोई नया नया देखने वाला होगा, आप में से कितने लोगों ने देखा है कि जो व्यक्ति पार्टी छोड़ चुका है, इस्तीफा दे दिया है नितिन नबीन को, वो जाकर फिर अमित शाह से मिल रहा है छोड़ने के बाद? कभी देखा है? किसी ने नहीं देखा हो। कभी देखा है कि जो व्यक्ति पार्टी छोड़ दिया है, इस्तीफा दिया है, उसका अपॉइंटमेंट अभी नरेंद्र मोदी जी से फिक्स है, मिलने वाले हैं? नहीं देखा हो। किसी भी पार्टी में आपने नहीं देखा होगा कि वो पार्टी छोड़ने के बाद उसके सबसे बड़े मुखिया से मिल रहा है और दोनों हंस हंस के बातें कर। कुछ अलग नहीं है, ये डिफरेंट। अब अलग क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जो खबर है उसके अनुसार अमित शाह से जब मिले अन्नामलाई तो उन्होंने तमिलनाडु के बारे में सारा कुछ बताया कि क्या सिचुएशन है, वो क्या करना चाहते हैं वगैरह। आप तस्वीरें देखिए तो अन्नामलाई एक कागज दे रहे हैं उनको, और वहां पे वो सारा पॉइंट बाय पॉइंट कुछ अमित शाह हंस रहे हैं, पढ़ के मुस्कुरा, उनके चेहरे पे मुस्कान है। अब जब ये पढ़ा अमित शाह ने तो वहां से भेजा बीएल संतोष जी के पास, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी हैं, और वहां से वहीं पे नितिन नबीन को बुलाया गया और फिर बैठक हुई बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में। 1-1.25 घंटे बैठक हुई और उसके बाद इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया और हैंडशेक हो गया सब में कि ओके डन। ये ऑथेंटिक खबर मैं यहां तक बता रहा हूं। ठीक है। अब तमिलनाडु का एक मैं सिचुएशन देता हूं कि आप अगर बीजेपी विरोधी हैं, चलिए मैं दूसरी तरह से इसको पेश करता हूं। मान लिया कि आप राष्ट्रवादी हैं, बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी वहां नहीं है तमिलनाडु में। आप विजय को चॉइस पे, आपकी पहली पसंद विजय होगी या डीएमके होगा? नम्रता, आप बताइए। ऑफ कोर्स विजय। बीजेपी माइंडेड है? नहीं, विजय होंगे। विजय होंगे, करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले तो कि उस कट्टर से एक सॉफ्ट पार्टी खड़ी करो जिसका नाम विजय हो, जो कि बहुत ज्यादा एंटी हिंदू, एंटी सनातन या एंटी नॉर्थ इंडियन उतना ना हो जितना डीएमके है, तो थोड़ा सा उसको मध्यम मार्ग में लाया। बीजेपी को एक बात और पता है कि तमिलनाडु में जिस तरह की राजनीति हुई है, द्रविड़ पॉलिटिक्स हुई है,
बीजेपी का भी स्कोप वहां पे नहीं है। अगर वो जिस तरह की राजनीति करते तो अभी नहीं है। तो एक ऐसी पार्टी बनाया जाए जो बीजेपी नहीं हो लेकिन नेशनलिस्ट हो, थोड़ा सा हिंदूवादी हो, लेकिन वो द्रविडियन कल्चर में पला बढ़ा पार्टी हो। उस पार्टी का स्पेस अभी भी खाली था। अब अन्नामलाई वही पार्टी बनाने जा रहे हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि तमिलनाडु की संस्कृति में रचा बसा, थोड़ा सा नेशनलिस्ट, थोड़ा सा हिंदूवादी, लेकिन नॉर्थ इंडियन हिंदूवादी से थोड़ा सा डिफरेंट। नहीं तो विजय की जो पार्टी मेरी से पार्टी खुद को हो- कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? विजय भी तो इसी पिच पे खेले हैं ना। हाँ, अब उसी पे आप दूसरा मैच खेल रहे हैं, तो पहला तो विनर निकल ही चुका नहीं। है ना। नहीं, अब आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विजय की पार्टी द्रविडियन बट लेस देन डीएमके, क्रिश्चियन टच प्लस सेकुलर वोट्स, मुस्लिम्स, यंगस्टर्स। ये अन्नामलाई की पार्टी तमिलनाडु कल्चर एंड हेरिटेज प्लस हिंदू प्लस नेशनलिस्ट। दोनों का अंतर समझ में आ गया। एक वैसे वोटर को टारगेट कर रहा है जो कि परंपरागत रूप से डीएमके के वोटर थे या कांग्रेस के वोटर थे, लेकिन डीएमके के मुकाबले थोड़ा सा सॉफ्ट है वो। और दूसरा एक ऐसा वोट तैयार कर रहा है कि बीजेपी के मुकाबले थोड़ा सा सॉफ्ट है, थोड़ा सा मध्यम मार्गी है, लेकिन वही है। ये स्पेस फिल करना है तमिलनाडु में और दोनों एक्सट्रीमिस्ट पार्टियों को अंदर थोड़ा सा साइडलाइन करना। अब मैं एक और आपसे सवाल पूछता हूं। डायरेक्ट कम्युनिस्ट से बंगाल में बीजेपी आना बहुत मुश्किल था। उस प्रोसेस के लिए जरूरी था कि पहले कम्युनिस्ट हटे, तब टीएमसी टाइप की एक पार्टी है जो हो तो सेकुलर लेकिन कम्युनिस्टों जितनी नहीं हो, और तब फिर एक ग्रेजुअल प्रोसेस, तब बीजेपी आएगा। जमीन बहुत गर्म है तमिलनाडु की, उस गर्म जमीन पे बीजेपी के पांव नहीं रखा जा सकता। तो थोड़ी सी जमीन ठंडी करने के लिए दो ऐसी पार्टियां बने जो स्पेस को फिल कर सके। एआईएडीएमके खत्म हो चुकी है जयललिता की मौत के बाद, और स्टालिन की मौत के बाद डीएमके खत्म होने वाली, क्योंकि उदयनिधि से पार्टी नहीं समझेगी। उस स्पेस को भरने के लिए दो यंगस्टर्स आए हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है। और मैं अगर भारत के किसी भी राज्य का उदाहरण दूं, चलिए बिहार का उदाहरण देता हूं। लालू के बाद तुरंत बीजेपी का आना मुश्किल था, लेकिन बीजेपी को आने के लिए जरूरी था कि बीच में एक नीतीश रहे, जो कि लालू की तरह नहीं रहे लेकिन बीजेपी की तरह नहीं रहे, थोड़ा सा मध्यम मार्ग। कम्युनिस्ट और बीजेपी के बीच में टीएमसी एक मध्यम मार्ग। किसी भी राज्य में आप यही देखिएगा। पंजाब में भी वही होगा। पंजाब में बिल्कुल एक एक्सट्रीम के बाद बिल्कुल एक राइट नहीं आएगा, बीच में एक ऐसी पार्टी चाहिए। एक बार कांग्रेस आ जाए तब बीजेपी के लिए राह आसान हो जाती है। ये समझे? तो तमिलनाडु की जो राजनीति हो रही है, वो राजनीति अभी की वर्तमान नहीं हो रही है, वो राजनीति हो रही है 2031 के बाद वाले चुनाव। लेकिन अन्नामलाई, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सक्सेसफुल हो जाते हैं पार्टी बनाने में भी और उस गैप को फिल करने में भी, जिस गैप का हम इतनी देर से जिक्र कर रहे हैं, और फिर चुनाव आ जाते हैं, फिर बीजेपी के लिए जमीन को मजबूत करने का काम अगर अन्नामलाई करेंगे तो ये जनता के साथ धोखा नहीं होगा? और अगर नहीं करते हैं तो फिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं जो वो अमित शाह से कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी से उनकी अपॉइंटेड है अभी? देखिए, कोई किसी की जमीन मजबूत नहीं कर रहा, सब अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं। लेकिन एक्सट्रीम एंटी नॉर्थ इंडियन, एंटी हिंदू, एंटी हिंदुत्व को इनकी जो जमीन है थोड़ा सा सॉफ्ट जमीन है। तो सॉफ्ट जमीन पे बीजेपी अपने मेहनत से फिर बाद में अपना बना ले, वो अलग बात है। टीएमसी बीजेपी की मदद नहीं कर रही थी, वो सिर्फ एक्सट्रीम कम्युनिस्ट को सिर्फ मध्यम मार्ग पे ला रही थी वो। और फिर टीएमसी को हराना आसान है, टीवीके को हराना आसान है, डीएमके को हराना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा ब्रेन वॉश हुआ है ना वहां के लोग डीएमके से अगर हटेंगे भी तो टीवीके को समर्थन तो दे सकते हैं, पर बीजेपी को नहीं दे सकते। और बाद में जब टीवीके आ जाएगी, डीएमके खत्म हो जाएगा, तब चांसेस बनते हैं। नहीं, और अब देखिए ना, अब थोड़ा सा इजी रहा अन्नामलाई के लिए ये हो सकती है कि इन 5 सालों में टीवीके के जो लूप होल्स होंगे, उनकी जो कमियां होंगी, वो जहां जहां पर उनका फॉल्ट होगा वो उसे फिल कर सकते हैं। बीजेपी को तो साइडलाइन करेंगे अन्नामलाई, उसको अन्नामलाई कैपिटलाइज करेंगे। तो एक्सट्रीम डीएमके, थोड़ा सा एंटी हिंदू, थोड़ा क्रिश्चियन टीवीके के बाद थोड़ा सा नेशनलिस्ट हिंदू टाइप का अन्नामलाई, तब बीजेपी के लिए वहां पे जमीन कुछ बनती दिखाई देती है। अब मैं एक और बात बोलूंगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं,
विजय जोसेफ क्रिश्चियन है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो लिट्टे के जो प्रभाकरण है उनको श्रद्धांजलि दे के आया, इसमें भी हर किसी को बुरा लगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब वो दिल्ली आ तो उसका इस हद तक स्वागत क्यों किया गया? पूरा ड्रम बज रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छा मिल रहा है, और मोदी जी से मिलने गया तो वो कलावा बांध के गया है। वो तस्वीर देखी कि नहीं आपने? नहीं देखी? देखिए, गूगल में जाके सर्च कीजिए कि जब नरेंद्र मोदी से मिलने आए हैं विजय जोसेफ, तो हाथ में कलावा बांधे और बहुत अच्छे से स्वागत किया गया है बीजेपी की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। तो ऐसा स्वागत मैंने कभी एआईएडीएमके या डीएमके के लिए नहीं देखा। कुछ ऐसी बातें हैं कि डायरेक्टली नहीं की जाती। राजनीति शतरंज की बिसात है। कभी कभी क्या होता है, अपना प्यादा मरवाना पड़ता है अगर आपको वजीर और राजा का शिकार करना है। ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। इतना जानिए कि अन्नामलाई का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और बीजेपी में रहते हुए वो काम नहीं कर सकते थे जो कि तमिलनाडु में जमीन मजबूत करने के लिए जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट बात, लास्ट, तमिलनाडु बीजेपी के अंदर बहुत फैक्शनलिज्म है, बहुत फैक्शनलिज्म। आपस में इन लोग गिट करते रहते हैं, झगड़ा झंझट। एक को दूसरा पसंद नहीं, दूसरे को तीसरा पसंद नहीं। ऐसे में अन्नामलाई अगर बीजेपी के बैनर तले ये करते भी यात्रा, तो ये सब डिरेल करते, लेग पुलिंग होती। बेटर है कि अलग होकर कर रहे हैं। हाँ, अमित शाह को जब उन्होंने अपना कागज दिखाया तो अमित शाह ने मुस्कुराते हुए ये कहा कि तुम जो काम करना चाहते हो बीजेपी में रहकर संभव नहीं। तो उन्होंने कहा एग्जैक्टली सर, दैट्स व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू। बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, जाके नितिन नवीन और बीएल संतोष जी से मिल लो। लास्ट में जाते जाते एक बार मोदी जी का आशीर्वाद ले लेना छोड़ने से पहले। ओके सर, डन जी। चलिए ठीक है, तो अन्नामलाई का फ्यूचर ब्राइट है। मुझे लगता है ये सुनकर बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि जो डिस्कशन पंकज जी आपने और मैंने कल किया था, तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पढ़ रही थी, बड़े लोग एकदम इमोशनल से हो गए कि अन्ना ऐसा मत करो। कोई लिख रहा था कि अन्ना बेटा आप ऐसा मत करो, आप बीजेपी में रहो। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल आपको दिख रहा है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये सांकेतिक तौर पर हमें समझ में आ रहा है। यही हम डिस्कस कर रहे थे अभी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब आप बताइए इस डिस्कशन पर आपकी क्या राय है, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय छोड़ते जाइएगा। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।